एक बात खास पूछना चाहूँगा कि मुसलमानों ने कांग्रेस को गले भी लगाया, इतने वोट भी दिए, कितनी बार जिता कर भी लाई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को मीम को यहाँ पर लाना पड़ा। ऐसी तो क्या गलती थी कांग्रेस की कि लोग जो है वो मीम जानिब झुके। एक बात खास पूछना चाहूँगा कि मुसलमानों ने कांग्रेस को गले भी लगाया, इतने वोट भी दिए, कितनी बार जिता कर भी लाई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को मीम को यहाँ पर लाना पड़ा। ऐसी तो क्या गलती थी कांग्रेस की कि लोग जो है वो मीम की तरफ जानिब झुके। गलतियों की बात इसमें नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब आप आ सकती है, बसपा को लाया जा सकता है, सपा को लाया जा सकता है, तो मीम को भी लाया जा सकता है। और राजनीति के अंदर लोग अपनी जगह तलाशने के लिए ये काम को करते हैं और उसमें मैं मानता हूँ कि कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मीम जो बात करती है क़यादत खड़ी करने की, कि हम क़यादत खड़ी करना चाहते हैं मुस्लिम समाज की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुजरात में कौन सी क़यादत खड़ी करोगे। 3 MLA जो है वो जीत करके आते हैं, चौथे की तो कोई एक वागरा की जो सीट है कि वो भी हमारे 40% के करीब है, वो भी हमारी अंदरूनी खींचतान की वजह से पिछली 2 मरतबा से हार जाते हैं। एक वागरा की सीट ऐसी है कि जिसको हम अच्छे तरीके से वापस से ला सकते हैं अगर मुस्लिम समाज वहाँ पर सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ का वापस से राब्ता बनाए तो वो सीट हमारी वापस से आ सकती है। मैं मीम के लोगों से मैंने अक्सर मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कौन सी सीट ऐसी है या मीम का कौन सा नुमाइंदा ऐसा है कि जिसको एक भी हिंदू समाज का वोट मिल जाएगा। क्या दरियापुर में खड़े रहने वाले मीम के कैंडिडेट को हिंदू वोट मिलेगा मीम के नाम से? नहीं मिलेगा। वांकानेर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब तुमको जमालपुर में मिलेगा तो वो भी नहीं मिलेगा। तो जब मीम के नुमाइंदे को हिंदू वोट नहीं मिलेगा तो वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जमालपुर जीतना हो तो भी सेकुलर हिंदुओं को साथ में चाहिए और मुस्लिम समाज का एक तरफा वोटिंग चाहिए। बिखरा हुआ तो 2012 में देखा क्या हुआ, वहाँ पर मुसलमान जीत गए। दरियापुर के अंदर भी आपको जीतना है तो मुस्लिम समाज का भी वोट चाहिए और साथ में तुमको हिंदू समाज का भी 20,000 वोट चाहिए। वांकानेर जीतना है तो वहाँ पर भी आपको 30,000 का वोट चाहिए। जो हमारी जो यहाँ की जो सीट है भरूच वाली वागरा, तो वहाँ पर भी यही हालात हैं कि वहाँ अगर हम लोग इकट्ठा होकर के सेकुलर वोटों के अंदर थोड़ा सा मामले को बना दे तो वो सीट भी हम वापस ला सकते हैं। तो जब मीम का नुमाइंदा यहाँ पर जीत ही नहीं सकता, जब क्योंकि जब तक तुमको हिंदू वोट नहीं मिलता तुम जीत नहीं पाओगे, तो तुम क़यादत खड़ी करोगे या क़यादत को पूरी करोगे? आप किसी से पूछ लो मीम के नुमाइंदे को हिंदू समाज का वोट मिलेगा तो कोई भी जवाब ये देगा कि नहीं, उसको उसका वोट नहीं मिलेगा। नुकसान ये होगा कि जैसे मेरी सीट दरियापुर की या जमालपुर की या वांकानेर की सीट, वहाँ पे मीम के नुमाइंदे को तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा, साथ में जो हिंदू वोट हमको मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मीम की जो नूरा कुश्ती होगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कट्टरवादी जो नेता है नितिन पटेल जैसे, वो कौमवादी भाषण देंगे, हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ वारिस पठान के लोग हैं तो वो आकर के वो भी लोगों को भड़काने का और उकसाने का मुस्लिम समाज काम करेंगे। जब दोनों तरफ से ये मामला बनेगा जो हिंदू सेकुलर वोट हमको मिलता है वो भी खिसक के भाजपा की तरफ जाएगा और मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा होगा। तो ये मानो आप तो गुजरात में मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी खड़ी होगी या खत्म होगी। बात सिर्फ इतनी है, कॉरपोरेशन के चुनाव में 5-7 सीटें अहमदाबाद में जीते, वो मुस्लिम पॉकेट थे। कॉरपोरेशन की बात पूरी अलग रहती है, वो तुम अकेले भी कुछ वार्ड ऐसे, और गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद ही ऐसा है महानगर पालिकाओं में कि जहाँ पे 20 नुमाइंदे चुन करके यहाँ आते थे और किसी भी जगह पे तुम खड़े रहो और मुस्लिम समाज का अगर वोट वहाँ पर अगर मिलता है तो वहाँ पर तुम यानी जीत सकते हो। बाकी ना तुम बड़ौदा जीत सकते हो, ना सूरत जीत सकते हो, ना राजकोट जीत सकते हो। यानी ये मामले महानगर पालिकाओं के। और विधानसभा का मामला तो ये है कि विधानसभा में हमारा विधायक जब ही चुना जा सकता है कि जब उसको मुस्लिम समाज का एकजुट होकर के वोट मिले और उसके साथ में सेकुलर हिंदुओं का भी उनको साथ सहकार मिले। जब हिंदू समाज का साथ सहकार लेना है तो मैं मानता हूँ कि वो मीम के नुमाइंदों को नहीं मिल सकता। तो यानी 2 नुकसान, एक तो मुस्लिम वोट का बंटवारा, दूसरा हिंदू वोट का जो पोलराइजेशन हो करके वो वोट जो है वो भाजपा की तरफ वापस ले जाए। तो मैं मानता हूँ कि गुजरात के अंदर जो हमारी जो 3 MLA की जो भी संख्या है उसको भी कटौती हो सकती है। लेकिन गुजरात का मुसलमान बहुत समझदार है
वो इस चीज़ को समझ रहा है, वो लोग फिक्र कर रहे हैं। लोगों के पूरे गुजरात से जितने भी एक्टिविस्ट हैं, उलमा इकराम हैं, सियासत को जानने वाले जो पीएचडी हैं लोग, जिन्होंने पॉलिटिक्स में पीएचडी की, ऐसे लोगों के भी हमको फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे जो 3 नुमाइंदे हैं उनको तो हमको बरकरार रखना ही रखना है, उसके बावजूद हमको इस मरतबा वागरा सीट भी वापस से लेकर के आनी है, सूरत पूर्व की सीट भी लानी है और कच्छ में से भी एक सीट हमको जीत करके लानी है। यानी जो हमारी नुमाइंदगी आज जो 3 की है वो नुमाइंदगी हमारी आगे बढ़े। हम जो कम से कम हमारी जो 3 की जो नुमाइंदगी वो घटनी नहीं चाहिए, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और उसकी बढ़ोतरी गुजरात में जब भी हो सकती है कि जब सेकुलर छवि के लोग खड़े हों और मुस्लिम समाज का एक तरफा मतदान हो, और सेकुलर छवि होने की वजह से हिंदू समाज में से भी उनको वोट मिले, तो मैं मानता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे है धारासभ्यों की विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। यशवंत भाई, खासकर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समाज के कई लोगों का ये सवाल है कि इतने साल से हमने कांग्रेस को जिता कर तो भेजा है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस ने खासकर क्या किया, और अगर अब भी जिता के भेजे तो कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि जिस तरह से 15 साल से गियासुद्दीन भाई शेख जो हैं वो जीत कर आते हैं, तो उसके काम पर आप कुछ रोशनी डालेंगे खास? आपको बोलूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात विधानसभा में विरोध पक्ष के धारासभ्य तरीके भी मैंने काम करते हुए मैंने माँ वात्सल्य योजना बनवाई, आरटीई को इस गुजरात में लागू करवाया, खाद्य अन्न सुरक्षा का जो कानून है उसको भी यहाँ लागू करवाया, जो बच्चों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के सवालात थे उनको भी यहाँ पर हमने उसको लागू करा, दिलवाने का हमने यहाँ पर हमने ये जो इसको काम किया। और कॉरपोरेशन के लेवल पे तो जो काम होते हैं वो कामों को अंजाम दिया ही है। और एक विधायक होने के नाते भी पूरे गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हुए, किसी भी नात जात धर्म को देखे बगैर हर जगह में पहुँचाई हूँ। और खुसूसी जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं तो मुस्लिम समाज के विधायकों की संख्या बहुत कम है और जिम्मेदारी मेरे सिर पर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ वहाँ पर भी पहुँच करके जितना हो सके उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, उनको इंसाफ मिले, उसकी हर मुमकिन कोशिश की है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट गुजरात में बनती है तो उसके पहले जो मैनिफेस्टो बनेगा, क्योंकि 2012 के मैनिफेस्टो में भी और 2017 के मैनिफेस्टो में भी मैंने जो मुस्लिम समाज के साथ साथ जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, दलित पछात लोग हैं, उनकी बेहतरी और बहबूदी के लिए, उनकी फलाह के लिए मैंने बहुत सब जो पॉइंट्स थे, मुद्दे थे, उसमें मैंने लिखवाए थे। और इंशाल्लाह इस वक्त भी कि अगर इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि कांग्रेस इस मरतबा 2022 में गवर्नमेंट यहाँ पर बना सकती है, तो ऐसे वक्त में पहले से ही कुछ यानी कागजी कार्रवाई हो जाए और मैनिफेस्टो के अंदर ही कोई यानी बातों को लिखवा दिया जाए ताकि जब सरकार बने तो उस वक्त उन कामों को अंजाम तुम दे सको। क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुजरात में सबसे पहले तो लोगों को एजुकेशन के लिए बहुत मुस्लिम समाज को परेशानी रहती है। तो जहाँ भी मुस्लिम ज़िलों में, तालुक में जहाँ आबादी है, वहाँ पे अच्छी स्कूलें बने और वहाँ पर लोगों को जो दवाई के लिए जो मेडिकल की जो परेशानी होती है, सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो उनको उसमें परेशानी नहीं हो, तो ऐसे अस्पतालों को वहाँ पे बनाने की बात को भी उस पर रखा जाएगा। दूसरा कि मुस्लिम समाज की और गरीब पछातों की जहाँ आबादी रहती है, वहाँ पे प्राथमिक सुविधाओं के कामों में भी बहुत परेशानी रहती है कि उनको प्राथमिक सुविधा के जो काम है, जो ड्रेनेज के हों, पानी के हों, यानी कि जो रोड रस्तों के हो, लाइट के हों, उन कामों में भी उनको बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए भी मैं इस मरतबा जब ये हमारा मैनिफेस्टो बनेगा तो उसमें हम ये बात को लिखवाएंगे कि गुजरात का समांतर विकास होना चाहिए। गुजरात का जो विकास तुम एक आधुनिक पोश एरिया में जो तुम करते हो, इसी तरीके का विकास जो है गरीब मध्यम वर्ग और माइनॉरिटी के इलाकों में भी उस पर होना चाहिए और समांतर विकास हो और सबको यकसा, ताकि जो भी मूलभूत सुविधाएं जो तमाम लोगों को मिल जाएं। इसलिए एजुकेशन के लाइन से, मेडिकल सर्विसेज के लाइन से और जो लोगों को प्राथमिक सुविधाओं का मामला है, और उसी के साथ साथ लोगों की रोज़ी रोटी के अंदर उनको आसानी मिले और बेरोज़गारी दूर हो और मुस्लिम बच्चों को भी जो पढ़े लिखे हैं उनको बिना पक्षपात के सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में उनका भी पूरा हिस्सा मिले,
उसका ख्याल रखने का, उन बातों को मैनिफेस्टो में लिखाने का और उस बातों को लेकर के उसके बाद में मॉनिटरिंग कराने का काम भी इंशाल्लाह एक उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। 2012 और 2017 के मैनिफेस्टो में तो मैंने जो मुद्दे थे वो मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आरिफ नसीम खान साहब थे, वो मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर थे, उनसे भी बहुत सब बातों को मैंने समझा था। मैंने राजस्थान के मिनिस्टर वेलफेयर मिनिस्टर से भी बहुत सब बातों को समझा था। जो ज़मीन पर जो पॉसिबल है, सिर्फ लोगों को चाँद दिखाना वो मकसद नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हो सकती हो वो कुछ मुस्लिम समाज ज़्यादा नहीं मांगता है। हम तो सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि हमारे साथ भेदभाव नहीं हो, हमारा समांतर विकास हो, हमारे साथ छूत ना हो, हमको यकसा जो दूसरों को मिलता है वो हमको इसमें जो पूरे का पूरा लाभ जो है वो मिलना चाहिए। सिर्फ माइनॉरिटी के लोग हैं, इसी वजह से यानी हमारी हर जगह पर बात-बाकी हो या हमारी अनदेखी हो, ये हमको गवारा और बर्दाश्त नहीं है। और इंशाल्लाह अगर ये मौका मिला, उम्मीद है अल्लाह की जैसे अगर मौका मिला तो ऐसा काम करके इंशाल्लाह दिखाने की उम्मीद है अल्लाह की मदद से कि लोग की जो ख्वाहिश है, लोग ये तमन्ना है, जो लोगों ने बरसों से कांग्रेस को वोट दिया है, तो उस वोटों का मुआवजा दिलाने के लिए, उन वोटों का उनको बढ़तर दिलाने के लिए पूरी कोशिश और पूरी मेहनत मेरी रहेगी। अच्छा, जो कायदे कानून जो नए बने हुए हैं उन पर भी कुछ रद्द-बदल की बात होगी? ज़रूर, जो कायदे कानून जो है कि जो संविधान के ख़िलाफ़ के हैं, जो लोगों के लिए जुल्म और ज़्यादती के लिए हैं, जो सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पे बनाए गए हैं, ज़रूर से जो गैर बंधारणीय चीज़ें हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर से यानी उसके ऊपर गौर व फिक्र भी होगी और ऐसी गैर बंधारणीय गैर जो बातें हैं उनको सबको रद्द करने के लिए भी पूरी हमारी कोशिश और पूरी हमारी इसके अंदर मक्कमता के साथ काम करने की हमारी जो है वो वादा रहेगा। अच्छा, जैसे मैं यहाँ से आपसे खास कर एक सवाल और करूँ मैं कि जिस तरीके से वाडीलाल हॉस्पिटल को बंद करके SUP हॉस्पिटल शुरू की गई, इसी तरीके से 2 रोज़ पहले जो कोई कॉरपोरेशन में से कोई ऐसा डिसीजन आया है कि LG हॉस्पिटल और शारदाबेन हॉस्पिटल उसी को भी SUP की तरह से डेवलप किया जाएगा, तो क्या वहाँ पर से भी गरीबों की बात-बाकी होगी? ये सरकार प्राइवेटाइजेशन में बहुत मानती है। ये सरकार कोई भी जिम्मा अपने कंधे पे लेना नहीं चाहती है। हमने देखा कि सेल्फ फाइनेंस के नाम पे इन्होंने कॉलेजेस जो थे, स्कूलें थी, उनको भी इन्होंने प्राइवेट स्कूल धारकों को उनको दे दी गई। हॉस्पिटल भी SUP का यही मामला है कि SUP भी इनको इनके मानित उद्योगपति को देनी है और ये अपनी जिम्मेदारी से इनको छटकना। ये कोई भी वेलफेयर के काम, कोई भी ये काम ऐसा आप उनके जिम्मे रखना नहीं चाहते। हम पहले से कहते थे कि सरकार गरीब विरोधी सरकार है, इनका हर स्टेप जो रहेगा वो हमेशा गरीब और पछात विरोधी वाला ही रहेगा। ये सिर्फ मुस्लिम समाज के विरोधी नहीं है, समझने का दूसरे लोगों को है। हम मुस्लिमों की जो मुखालफत इसलिए करते हैं ये कि इनको 15% लोगों का गाली बोलने से उनको 85% लोगों का वोट मिलता है। लेकिन मैं उन 85% लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों को समझो, ये 15% को सिर्फ इसीलिए गाली बोलते हैं कि ताकि आपका वोट उनको आसानी से हत्या लिया जाए या उनको आपका वोट उनको मिल जाए। लेकिन ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश की संपत्ति को लुटा रहे हैं, जिस तरीके से इनके 4-5 जो मानित उद्योगपति उनको ये चीज़ें को जो ये लोग ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये देश के गरीब पछात के भी विरोधी हैं। ये जो लोग हैं ये पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है और ये सरकार पूरी की पूरी खानगीकरण के लिए और प्राइवेटाइजेशन के लिए काम कर रही है। मैं मानता हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से छटकने का काम करे और यही जो चीज़ें हैं अब लोगों को समझ आ रही है। मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के, महंगाई को, बेकारी को, बेरोज़गारी को और ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा चल रहा है, इन मुद्दों को लेकर के आवाम जो है उनके खिलाफ वोटिंग करेगी और इनको वो सबक सिखाएगी जो इन्होंने उम्मीद भी नहीं की है। अच्छा, जिस तरीके से आपने माँ वात्सल्य योजना ये वगैरह चालू कराई गरीबों के लिए, इसी तरीके से उन योजनाओं को अभी जो है वो PMJ योजना में कन्वर्ट किया गया है, तो इन दोनों में कुछ फ़र्क है? नहीं, वो कन्वर्ट किया मैंने, उसके बारे में मुझे कंप्लेंट भी मिली थी कि भाई ये लोग BPL कार्ड धारकों को या जिनके नाम हैं उस यादी में उनको दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनको भी मिल रहा है। उनको तो बहुत सैलरी से उनका तो सीधा ही नाम जो आयुष्मान में आ जाता है, जो BPL कार्ड धारक है उनका। लेकिन इसके अलावा के भी जो लोग हैं और जो आवक की मर्यादा तय की गई है 4 लाख की, वहाँ तक के लोगों को कार्ड मिल रहा है और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल सिर्फ इतना ही है कि SUP हॉस्पिटल में इन्होंने ये कार्ड का जो लाभ जो देने का वो अभी इन्होंने बंद किया है फिलहाल, बाकी दूसरी सब जगह पे ये जो चालू है।
तो ये एससीबी में जो बंद किया गया है, इसको चालू करने के लिए कुछ कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जाएगी? इसके लिए कोशिश हमने मुख्यमंत्री को भी लिखा है, और अब अगले महीने 2 दिन का विधानसभा का सत्र है, तो इंशाल्लाह उस वक्त उसके दौरान भी इस मुद्दे को ज़रूर से मजबूती के साथ उठाएंगे। ठीक है सुन भाई, खास कर अब बात करें हम आने वाले गुजरात के 2022 के इलेक्शन की, तो उसमें कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? कांग्रेस की रणनीति बहुत साफ है कि गुजरात का जो व्यापारी है, जो गुजरात का जो मध्यम वर्ग है, और उसके साथ साथ गरीब पछात वर्ग और माइनॉरिटी, जो बिल्कुल 25 साल जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चला उसमें बिल्कुल से इनको वंचित कर दिया गया अपने अधिकारों से। और कांग्रेस ये चाहेगी कि गांधीनगर में बैठने वाली जो सरकार है, वो सरकार ऐसी सरकार बैठे कि जो गुजरात के व्यापार का भी ध्यान रखे, साथ में गरीब पछातों का भी, माइनॉरिटी का भी, दलित और पछातों का भी। यानी कि कांग्रेस के वक्त में ये सब लोगों के लिए यकसा काम होता था। ये सरकार जो आई सिर्फ मूढ़ीपति को लिए काम करती है। तो कांग्रेस की रणनीति यही है कि तमाम लोगों को इकट्ठा करके इस तरीके के माहौल को बनाया जाए, और इनकी जो 25 साल का जो इनका फेलियर है वो लोगों के सामने उजागर किया जाए, और एक मजबूत रणनीति के तहत तमाम वंचितों को और तमाम जो 25 साल में जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसे तमाम लोगों को इकट्ठा करके आगामी जो चुनावों के अंदर एक मुश्त होकर के सभी चुनाव के अंदर इन कांग्रेस को साथ दें, सहकार दें, उस रणनीति पे कांग्रेस काम करेगी। और अभी पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हर जिले में, हर तालुके में इस लाइन पे वो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियाँ जो कारगर साबित नहीं हुई हैं और जितनी भी इनकी नाकामियाँ हैं, उन नाकामियों को उजागर करने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और उम्मीद है कि इस मरतबा लोग, आवाम जो है वो इस बात को समझेंगे, और समझ करके कांग्रेस का शासन गुजरात में लाने की जो उम्मीद है, वो ऐसा लगता है कि इस मरतबा ये उम्मीद बढ़ाएगी। और अच्छे तरीके से जब कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, तो जो लोग 25 साल से वंचित रहे हैं, जिनका शोषण हुआ है या जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, सबको इंसाफ देने का और सबको साथ में लेकर के चलने का और सभी के लिए काम करने का जो मकसद है, और कांग्रेस का जो हमेशा से ये कार्य पद्धति भी रही है, कांग्रेस अपने सिद्धांतों पे, अपने मूल्यों पे चलते हुए तमाम लोगों को साथ में लेकर बिना भेदभाव के चलेगी। और गुजरात का जो है फिर से एक तरीके से ये समझो कि सर्वांगीण विकास गुजरात की तरफ होगा, और गुजरात के विकास के साथ साथ जो गुजराती हैं उनका भी विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ग्यासुद्दीन भाई, आपने इतना वक्त दिया। तो दोस्तों, आज हमने दरियापुर के विधायक ग्यासुद्दीन शेख साहब से बातचीत की, और उन्होंने खासकर बताया कि जिस तरीके से अगर हिंदुस्तान में बिन सांप्रदायिकता रहती है तो विकास भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर सांप्रदायिकता में देश बढ़ जाता है, चुनावों में सांप्रदायिकता में बढ़ जाता है, तो देश कहीं का नहीं रहेगा। इस बात पर आम लोगों को भी सोचना चाहिए। तो मैं मदद शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।